माननीय राज्यपाल जी से कि वो हम सबका यहाँ पर मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय लोक निर्माण मंत्री एवं जबलपुर के विधायक आदरणीय श्री राकेश सिंह जी, माननीय श्री एदल सिंह कंसाना जी, कृषि मंत्री मध्य प्रदेश, माननीय जगत बहादुर सिंह अन्नू जी महापौर जबलपुर, आदरणीय श्रीमती आशा गोटिया जी जबलपुर जिला पंचायत अध्यक्ष, आदरणीय श्री रिंकू विज जी जबलपुर नगर निगम अध्यक्ष, आदरणीय श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी राज्यसभा सांसद, आदरणीय आशीष दुबे जी लोकसभा सांसद, आदरणीय श्री अजय बिश्नोई जी विधायक पाटन, आदरणीय श्री अशोक रोहानी जी विधायक जबलपुर कैंट, मान्य श्री अभिलाष पांडे जी विधायक जबलपुर, आदरणीय श्री नीरज सिंह विधायक जबलपुर, मान्य संतोष बरकड़े जी विधायक सिरोहा, आदरणीय रत्नेश सोनकर जी भाजपा जिला अध्यक्ष, आदरणीय श्री राजकुमार पटेल जी भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष, यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी विशिष्ट महानुभाव और हार्दिक स्नेह के पात्र मेरे किसान भाई और बहनों, आज मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज के इस कार्यक्रम को गरिमामय बनाया है और इस कार्यक्रम के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में विचार फैले। उनका यहाँ पर उपस्थित होना इसलिए बहुत आवश्यक था। मैं विशेष रूप से उनका आभार प्रकट करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ मैं प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री आदरणीय श्री राकेश सिंह जी का। पिछले दिनों आप गुजरात किसी विशेष कार्यक्रम के लिए आए थे और राजभवन में आकर इन्होंने मेरे साथ घंटों आपस में प्राकृतिक खेती पर विचार विमर्श किया, जबकि कृषि जैसा विभाग इन पर है नहीं, लेकिन एक व्यक्ति किसानों के प्रति कितना गंभीर हो सकता है, बातचीत हो जाती आकर के समाप्त हो जाती, लेकिन उन्होंने इस विषय को छोड़ा ही नहीं, लगातार मेरे संपर्क में रहे और उन्होंने कहा ये कार्यक्रम किसानों के कल्याण के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए करना ही है मैंने। और उनकी इस सोच के कारण आज आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मैं प्राप्त कर रहा हूं और आज हमारे माननीय कृषि मंत्री जी भी हैं जिनका ये विभाग है। निश्चित रूप से उनके इस मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती की एक नवीन क्रांति पैदा होगी, ऐसा मेरे को पक्का विश्वास है। आज के इस कार्यक्रम की गंभीरता हमारे बीच में जिन आदरणीय लोकसभा सांसदों का और इतनी बड़ी संख्या में विधायक लोग और उसके साथ और बहुत प्रतिष्ठित नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अब भाइयों और बहनों मैं बातचीत करूंगा आपके साथ। ये ऐसा विषय है खेती का, इनमें कुछ ऐसे लोग बैठे होंगे यार हम खेती तो करते नहीं, कहाँ ला करके बिठा दिए।
ये तो खेती करने वालों का विषय है, लेकिन ये कितना सरल है, कितना आवश्यक है। जिसके पास खेती नहीं उसको भी मैं आज खेती करनी सिखा के जाऊंगा। ये मेरा विश्वास है। एक ही निवेदन है, मेरा परिचय बंधु ने दिया, मैं शिक्षक हूं। 5 गुरुकुल में हरियाणा प्रदेश में जिला कुरुक्षेत्र, अंबाला और करनाल में चलाता हूं। 5000 बच्चे देश के हर कोने के मेरे पास पढ़ते हैं, और उन बच्चों को जो भोजन देता हूं मैं, प्राकृतिक खेती करने से पहले मैं आपकी तरह रासायनिक खेती करता था। यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक यही डालता था। एक दिन एक घटना घटी। आजकल के दिन थे, धान का खेत था। मेरा एक खेती कर्मचारी स्प्रे कर रहा था पेस्टिसाइड का धान में। वो स्प्रे उसके दिमाग में, मगज में चढ़ गया और वो खेत में ही बेहोश होकर के गिर पड़ा। दूसरे साथी ने हमें सूचना दी, हम उसको उठा के अस्पताल ले गए। 3 दिन प्रयास के बाद जीवन तो हम बचा पाए, लेकिन मैं अखबार में आए दिन पढ़ता था, आप भी पढ़ते होंगे, भारत देश में हजारों किसान, एक दो नहीं हजारों किसान दवाई का छिड़काव करते करते ही मर जाते हैं। अब मेरे मन में इस घटना को देख करके एक विचार आया, तेरे पास माता पिता ने आज 1-2 बच्चे हम विशेष रूप से जन्म देते हैं, वही मेरे को सौंपे हुए हैं। इस खेती कर्मचारी ने इस दवाई को ना खाया था ना पिया था, केवल छिड़काव से गंध मात्र से मर गया। मरते हैं लोग। तो मैं इस मासूम बच्चों को जो मुझे सौंपे हुए हैं, छात्रावास में रहते हैं, इनको मैं जो भोजन देता हूं, उनमें तो जो साग भाजी, गेहूं, चावल, अनाज हैं, इनमें डायरेक्ट ही जहर को डालता हूं। ये महापाप है, और मैंने संकल्प लिया अब मैं ये पाप नहीं करूंगा। भाई और बहनों, अब समझने की बात यहां से शुरू होगी। मैं उसी दिन जो कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में है, उसके मुखिया के पास गया और मैंने कहा, बंधु आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, मैं इस जहर वाली खेती को छोड़ना चाहता हूं, इसका विकल्प क्या है मेरे पास। उन्होंने कहा कि आप जैविक खेती कर सकते हैं। वो क्या होती है? तो उन्होंने कहा हम इसकी आपको ट्रेनिंग दिलवाएंगे। तो उनके योग्य लोगों को हमने अपने गुरुकुल में बुलाया, उनसे हमने ट्रेनिंग ली। मैं भी उस ट्रेनिंग में बैठा, और मेरे खेती में जो 15-20 लोग काम करते हैं 180 एकड़ खेत में, उनको भी मैंने बुलाया और मैंने जैविक खेती की ट्रेनिंग ली। वो पिट बनाए, उसमें गोबर डालते हैं, उसमें जो केचुआ डालते हैं वो भारत का नहीं, वो विदेश से आयात किया जाता है। वो 2 महीने तक उसको खाता है, फिर हम उनको छानते हैं, खाद नीचे आ गई, केचुआ ऊपर आ गया। ये काम हमने शुरू किया पूरा। पहले साल मैंने केवल 5 एकड़ में इसका एक्सपेरिमेंट किया। 5 एकड़ में मेरे को 5 एकड़ में पहले साल कुछ नहीं मिला, कीट पतंग खा गए। दूसरे साल मैंने फिर किया, लगभग 50% मेरे को मिला। तीसरे साल फिर किया तो उसमें लगभग 80% मेरे को मिला। लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि तेरे पास तो 180 एकड़ जमीन है, जिस किसान के पास है ही 1, 2, 3, 4 एकड़ जमीन, वो इस जैविक खेती को करेगा तो वो तो भूखा मरेगा। 3 साल में न इस खेती में मेरी मेहनत कम हुई, न मेरी लागत कम हुई, न मेरे को उत्पादन पूरा मिला। मैं दोबारा उन्हीं कृषि वैज्ञानिक पे गया, उनका नाम डॉक्टर हरिओम जी है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप वाली खेती करते 3 साल हो गए, मिला तो कुछ भी नहीं। अब वो तो रासायनिक खेती के साइंटिस्ट थे, उन्होंने हंस करके मुझे कहा, इसी का नाम जैविक खेती है।
अब करनी है तो करो, इसी का नाम जैविक खेती है। तो मैं निराश हो गया, सोचा भाई खेती तो करनी है, जमीन है। मैंने सोच लिया आधा आधा कर लेता हूं, कुछ ये डाल लेता हूं, कुछ यूरिया डीएपी, फिर मिला करके करता हूं। इसी बीच में मेरा प्राकृतिक खेती से परिचय हुआ, प्राकृतिक खेती। तो मैंने उसको अच्छी तरह जाना, समझा, पढ़ा, ट्रेनिंग ली, और मैंने इन 5 एकड़ से नई 5 एकड़ जमीन ली, उसमें मैंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, प्राकृतिक खेती को। पहले ही साल मेरे को ज्यादा अनुभव नहीं था, पूरे नियम भी पालन नहीं हुए, टेढ़ा मेढ़ा काम हुआ, लेकिन पहले ही साल मेरे को 80% उत्पादन मिला उसमें, 80%। फिर मैंने दूसरे साल किया तो मेरे को एट पार हो गया, जो रासायनिक में होता था वो इसमें हो गया। तीसरे साल मैंने किया तो रासायनिक से ज्यादा पैदावार शुरू हो गई उसमें, और फिर जब होने लगी तो मैंने उस 5 एकड़ से सीधा 20 एकड़, 20 एकड़ से सीधा 100 एकड़, अब मैं 8-9 वर्ष से 180 एकड़ में टोटल प्राकृतिक खेती करता हूं। एक बूंद भी यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करता। अब प्राकृतिक खेती क्या है और जैविक खेती क्या है, इसको समझो। मेरा एक प्रश्न, आप में जो जो खेती करते हैं वो कृपया हाथ खड़ा करें। वाह वाह, राकेश साहब को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने कतई सही ओरिजिनल किसान बुला रखे, आपके लिए ताली मैं बजा देता हूं, बहुत अच्छा। नंबर 2, अब आप में ऐसे किसान जो प्राकृतिक खेती करते हैं, जैविक खेती नहीं, प्राकृतिक जो करते हैं, वो हाथ खड़ा करो। वाह वाह, हैं 10-20 सारों में मिला के, धन्यवाद। अब मैं विधिवत अपनी बातचीत करेंगे हम, बीच बीच में बोलना, आपने चुप नहीं बैठना, ताकि इस क्लास का एक एक विषय आपके अंदर जाए। मैंने डॉक्टर हरिओम जो साइंटिस्ट थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के, उनसे मैंने पूछा, मैं प्राकृतिक खेती की तो ये उत्पादन मिला और जैविक की तो उसमें ये मिला, ये कारण क्या है? उन्होंने कहा जी मैंने दोनों का कुछ नहीं पता, हम तो यूरिया डीएपी डलवाते हैं, खेती कराते हैं, लेकिन जैविक खेती क्या है इसके बारे में हमारी यूनिवर्सिटी में जो एक्सपेरिमेंट हुए उनकी मैं आपको बुक दे देता हूं। उन्होंने 2 मेरे को पतली पतली बुकलेट दी, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा प्रदेश की। मेरे किसान भाइयों, जैविक खेती और रासायनिक में क्या अंतर है, इसको समझो थोड़ा सा, ईमानदारी से बताओ। आप जहर मुक्त खेती यानी कि रासायन मुक्त खेती इसलिए नहीं करना चाहते कि यदि हम रसायन मुक्त खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन घट जाएगा, हाँ या ना? यही कारण है ना? आपका एक ही बस समस्या है कि हम जिस दिन यूरिया डीएपी डालना बंद कर देंगे तो उत्पादन घट जाएगा, इसलिए आप इसे नहीं करते। अब जैविक खेती क्या है इसे समझो। भारत सरकार और प्रदेश सरकारें आज भी पिछले 30-40 वर्षों से जैविक खेती का प्रचार कर रही हैं, इसके लिए बड़ा अमाउंट भी आता है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में जैविक खेती का कोई मॉडल आपको नहीं मिलेगा। इसका कारण मैंने समझा, मैंने डॉक्टर हरिओम से जो उन्होंने बुक्स मेरे को दी 2, उसमें क्या लिखा था, साइंटिस्ट की रिसर्च के बाद उसमें लिखा था कि भारत के लोगों का पेट भरने के लिए 2 फसलें सबसे बड़ा योगदान करती हैं, एक गेहूं और एक चावल, हाँ या ना? यही है। और इन दोनों फसलों से
प्रति एकड़ भरपूर पैदावार लेनी है, पूरा उत्पादन लेना है, तो 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन की जरूरत है। कितनी? बोलते रहो, याद रहे, 60 किलो। अब यदि रासायनिक खेती आप करते हैं तो 60 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए बाजार में जाओ और यूरिया डीएपी खरीदो, एक डेढ़ महीने के अंतर से डालते जाओ, 60 किलो नाइट्रोजन पूरा कर दो, पैदावार पूरी होगी। ये तो है रासायनिक खेती का तरीका जो आप लगभग सभी करते हैं और आप पूरा उत्पादन लेते हैं। और अब तो मेरे को खुशी है कि मध्य प्रदेश इस समय इंडिया में नंबर 1 है गेहूं उत्पादन करने में, पूरे देश में। तो आप ये उत्पादन कर देते हैं। अब जैविक खेती में 60 किलो नाइट्रोजन पूरा करना हो तो कैसे करोगे भाई? 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा तो उत्पादन होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। अब रासायनिक में तो सीधा यूरिया डीएपी खरीदो डालो, जैविक खेती में कैसे होगा? मेरे किसान भाइयों, 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। बोलो, 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन। और आपको कितना चाहिए? 60 किलो। इसका मतलब 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद पड़ेगी तो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा। 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा तो उत्पादन पूरा होगा। यह है जैविक खेती। अब आप सबसे मैं पूछता हूं, क्या अपने देश में इतना पशुधन है कि जो प्रति एकड़ 300 क्विंटल गोबर की खाद डाली जा सके? नहीं है। नंबर 2, यदि कोई हिम्मत करके इतना गोबर डाले भी तो कितने पशु चाहिए 300 क्विंटल गोबर के लिए? 30, 40, 100 चाहिएंगे ना। एकड़ 1, पशु 40, किसान परिवार पालेगा ही पशु पालेगा। इसका नाम है जैविक खेती, इसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। नंबर 3, इतनी गोबर की खाद जब एक खेत में पड़ेगी तो उसके खरपतवार को, वीड्स को कोई खत्म कर ही नहीं सकता, है ना? सारा दिन खुरपी चलाओ, जो पैसा बचा वो लेबर वाले को दे दो। इसका नाम है जैविक खेती। इतनी गोबर की खाद जहां पड़ेगी तो उसमें मीथेन जैसी गैसें, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें पैदा होंगी, पर्यावरण को दूषित करेंगी। इसका नाम है जैविक खेती। अगली बात, साइंटिस्ट इस बात को कहते हैं कि खेत में 2 प्रकार के कीट होते हैं, एक मित्र कीट, एक शत्रु कीट। शत्रु कीट बढ़ेगा तो बीमारी बढ़ जाएगी, मित्र कीट बढ़ेंगे तो बीमारी नहीं रहेगी। जानते हो ना इस बात को? तो शत्रु कीट का भोजन मित्र कीट से डबल है। जब इतनी गोबर की खाद दोगे और उन शत्रु कीट को भोजन ज्यादा मिलेगा तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो आप उस खेत की बीमारी को खत्म कर ही नहीं सकते। इसलिए आप प्राकृतिक खेती की मैं बात करता हूं तो आप उसे जैविक ही समझ लेते हैं और इसको करने के लिए तैयार ही नहीं हो। आज आई समझ में आपको? जैविक खेती प्राकृतिक खेती में जमीन आसमान का अंतर है। जैविक खेती में ना उत्पादन मिलता, ना मेहनत कम होती, ना खर्चा कम होता। इसलिए मैंने भी उसको छोड़ दिया। और जिन जिन लोगों ने वो कर रहे हैं, श्रीलंका का उदाहरण साइंटिस्ट देते हैं, भूखे मरोगे। ये कोई प्रोग्राम नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। जैविक खेती आपके बीच में मैंने बताई। रासायनिक खेती आप करते हैं, जो जो रासायनिक खेती करते हैं वो हाथ खड़ा करें, वो तो सारे ही है। कतई चिंता ना करो, मैं भी यही करता था। आज आपकी समझ में आएगी। अब अगली क्लास ध्यान से सुनो।
मेरे प्यारे किसान भाइयों, 60 के दशक से पहले पिछले सारे देश और दुनिया में ये नेचुरल प्राकृतिक खेती ही हमारे पूर्वज करते थे। ये जो यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड आया है, ये तो दो जो विश्व युद्ध हुए थे उनमें जो बारूद गोला उनका बच गया था, उससे इन्होंने यूरिया डीएपी तैयार करके दुनिया में बेच दिया। और ये निरा जहर है, घातक है। अब कितना घातक है इसको ध्यान से सुनो। इस समय सबसे बड़ी चुनौती सारी दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन है। अब ये देखो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कहीं समुद्री तूफान, कहीं जंगलों में आग लग रही है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं। ये सब कुछ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का दुष्परिणाम है। और ये अब घटेंगे नहीं यदि हम नहीं बदले तो, ये और बढ़ने वाले हैं, ऐसा साइंटिस्ट लोग कहते हैं। और ये कहते हैं साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर वाले भी, धरती का 1 डिग्री भी तापमान बढ़ता है तो लाखों टन उत्पादन कम हो जाएगा। लाखों टन उत्पादन कम हो जाएगा, 1 डिग्री भी तापमान बढ़ता है। और फसलें ये इस रूप में हो नहीं पाएंगी, बहुत बड़ा खतरा है। अब पर्यावरण के लिए रासायनिक खेती कितनी घातक है इसको सुनो। आप जब ये यूरिया डीएपी डालते हो ना ऐसे खेतों में, यूं ही डालते हो ना, पूरा भर भर के ट्रॉली, तो जब आप यूरिया को खेत में फेंकते हैं डीएपी को, तो इसमें मुख्य चीज नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। जब यूरिया का नाइट्रोजन हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो एक तीसरी गैस पैदा होती जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस से 312 गुनी खतरनाक है पर्यावरण के लिए। ये बात ना साइंटिस्ट बताते हैं, ना लोग इस बात को बताते हैं। इस समय साइंटिस्ट कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से पर्यावरण को बिगाड़ने का काम करती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से आप जो रासायनिक खेती करते हैं वो 312 गुना ज्यादा इस पर्यावरण को दूषित करती है। ये पाप आप और हम कर रहे हैं। नंबर 2, भाई और बहनों, 60 के दशक में जब डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर मैने जैसे साइंटिस्ट अमेरिका में इस विद्या को पढ़ के आए थे और उन्होंने भारत में जब हरित क्रांति शुरू की, तो आने के बाद उन्होंने क्या आदेश दिया था? 13 किलो नाइट्रोजन 1 हेक्टेयर के लिए उन्होंने निर्धारित किया था। किसान भाइयों ध्यान से सुनो इस बात को। उन्होंने यूरिया डीएपी का प्रावधान 1 हेक्टेयर खेत में 13 किलो डालने का प्रावधान किया था। 13 किलो 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ में। अब ईमानदारी से बताओ आप कितना डालते हो? यहां हैं? आलू के खेत में, मैं हरियाणा में रहता हूं, मेरे इलाके में आलू होता है। 1 एकड़ में आलू डालने से पहले ट्रॉलियां भरते हैं और पूरी धरती को सफेद बना देते हैं ऊपर से। 13 बैग डालते हैं 1 एकड़ में। सोचिए आप, 13 कट्टे यूरिया डीएपी, ऊपर से पेस्टिसाइड के स्प्रे। ऐसे आलू को खा के कोई आदमी कैंसर के बिना रह सकता है क्या? आज ये स्थिति बन गई। नंबर 2, ध्यान करो, डॉक्टर स्वामीनाथन ने हरित क्रांति जब शुरू की तो उन्होंने पूरे देश की धरती के ऑर्गेनिक कार्बन की जांच कराई थी। ऑर्गेनिक कार्बन धरती की गुणवत्ता बताता है। तो उस समय पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। कितना था?
2 से 2.5%, यानी सारे देश की धरती जंगल की भूमि की तरह उपजाऊ थी। और प्यारे किसान भाइयों, अभी आईसीआर की रिपोर्ट है, पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन इस समय 0.2, 0.3, 0.4 पे आ गया है। और कृषि वैज्ञानिक आप में कोई बैठे हो या पूछ लेना जा करके, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है वो बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। सारे देश की धरती इस समय बंजर हो चुकी है। आप मेरे को कहेंगे आप ये बात कैसे कहते हैं, हम तो बहुत पैदावार करते हैं, हमने तो मध्य प्रदेश को नंबर 1 पर पहुंचा दिया। बिल्कुल कहते हैं, लेकिन कैसे पहुंचाया? आपने तो 2.5 किले में 13 किलो नाइट्रोजन डालना था, आप तो 13 बैग एकड़ में डाल रहे हैं। अब धरती मां के साथ बलात् पैदावार ली जाए, जबरदस्ती, उसमें ताकत नहीं बची है। धरती मां निढाल हो चुकी है, बिल्कुल उसमें कोई दम नहीं रह गया। इसलिए हर साल, हर तीसरे साल यूरिया डीएपी बढ़ रहा है और बढ़ता ही जाएगा। यूरिया डीएपी के साथ कीटनाशक भी हर साल बढ़ाने पड़ते हैं। इससे प्रमाण है कि हमारी धरती बंजर हो चुकी है। और इसका परिणाम, धरती के नीचे जो पानी था वो घट रहा है। धरती मां 1 फुट ऊपर धरती को छोड़कर नीचे सारे देश की धरती इतनी मोटी एक परत बन चुकी, सीमेंटेड परत, जो धरती वर्षा जल पीती नहीं है। सारा पानी बह करके बाढ़ के रूप में चला जाता, ऊपर की 6 इंच उपजाऊ मिट्टी को ले जाता है। ये आज एक जगह नहीं, पूरे देश में मैंने एक्सपेरिमेंट करवाए हैं। इस समय 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट मेरे साथ काम करते हैं, अलग अलग विषय के हैं, उनसे मैं रिसर्च करा रहा हूं। और जितना केचुआ बोलते हैं आपके यहां, वो आज धरती में दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म जीवाणु दिखाई नहीं देते। आज ये सब के सब रासायनिक खेती ने मार दिए हैं, जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां लुप्त कर दी हैं। अगली बात, ईमानदारी से बोलना है मेरे पीछे, 50 साल पहले कैंसर नाम की बीमारी को किसी ने सुना क्या? डायबिटीज, हार्ट अटैक, पैनक्रियाज फेल हो गई, किडनी फेल हो गई, कोई नहीं जानता था। आज मजे की बात यह है मुख्यमंत्री जी, घुटने से काम कोई करता ही नहीं, घुटने सबके खराब हो गए, घुटने से कोई काम नहीं है और सब बदलवा रहे। अभी हमारे सूरत में 8 साल की एक बच्ची स्कूल में पढ़ रही, बेंच से गिर गई, मर गई, पोस्टमार्टम करा, हार्ट अटैक। 7 दिन के बाद 13 साल की एक बच्ची हमारे अहमदाबाद में गिर गई, मर गई, पता लगा हार्ट अटैक। स्कूल का बच्चा सीढ़ी पे चढ़ रहा, गिर गया, मर गया। ग्राउंड के खेल में गिर गया और मर गया, पता लगा हार्ट अटैक। अरे ये 60-70 साल के बाद तो सोचते थे हार्ट अटैक की बात 10-15 साल पहले, अब बच्चों में भी ये स्थिति आ गई। छोटे छोटे बच्चे कैंसर हॉस्पिटल में जाना, उन बच्चों ने ना तंबाकू खाया पिया, ना शराब सेवन की, ना कोई व्यसन है। 5-7 साल का बच्चा वो भी कैंसर से जूझ रहा। अभी पत्रिका, एक अखबार निकलता है राजस्थान से, उसके फ्रंट पेज पर सबसे ऊपर खबर आई, हनुमानगढ़ एक जगह है राजस्थान में, वहां एक लेडी डॉक्टर ममता शर्मा, उसने एक रिसर्च किया। 30 ऐसे बच्चे लिए जो 1 महीने के अंदर अंदर पैदा हुए, उन सब बच्चों के ब्लड सैंपल लेकर के उन्हें लैब में चेक किया, सभी बच्चों के ब्लड में पेस्टिसाइड पाए। उसकी मां के दूध को, जो मां बच्चे को पिलाती, उसको टेस्ट किया, उस मां के दूध में यूरिया पाया। फिर वो जिस गाय भैंस का दूध पीती थी वो टेस्ट करने गई, उसमें भी यूरिया पाया। आज ये हालत हमने धरती की बना दी।
जितना आप साग भाजी फल फ्रूट आप किसान खाने वाले से ज्यादा समझते हैं आप कितना जहर खेतों में डाल रहे हैं। और धरती को बंजर हमने बना दिया, पत्थर बना दिया। आज हमारी धरती की अवस्था बन चुकी है। एक वीडियो अभी इसी जून का मैं दिखाता हूं, वो है भाई, कौन है चलाएगा उसे? आप चलाओ बेटे मेरे, अभी देखो आप इसको। 5 जून 2024 की एक घटना है कि गुरुकुल ज्योतिसर जिला कुरुक्षेत्र में छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण हमने अपने पड़ोसी ऐसे एक किसान से 5 एकड़ जमीन लीज पर ली जिसमें छात्रों के लिए ग्राउंड बनाया जा सके। उसकी फेंसिंग के लिए प्रबंधक समिति ने निर्णय लिया कि उसमें ड्रिल मशीन के द्वारा जमीन में होल करके पाइप लगाकर उसमें तार फेंसिंग की जाए ताकि बच्चे अंदर सुरक्षित रह सकें। तो उसमें ड्रिल मशीन से जब हम छिद्र करने लगे तो जोर लगा करके भी 63 सीसी का इंजन उस भूमि में 2 इंच से ज्यादा छिद्र नहीं कर पाया। और दूसरी जगह जब होल किया वहां पर भी मशीन फेल हो गई। लेकिन फिर हमने विचार किया कि यह जमीन इतनी कठोर क्यों है? क्या गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जिस जमीन में हम प्राकृतिक खेती करते हैं क्या वो भी जमीन इतनी कठोर है? तो हम ड्रिल मशीन को गुरुकुल कुरुक्षेत्र के खेतों में लेकर के गए। तो वहां पर जब ड्रिल की गई तो कुल 30 सेकंड में 2.5 फीट गहराई तक ड्रिल मशीन ने छिद्र बना दिया। वो आप इन चित्रों से भी देख सकते हैं। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, ये सब कुछ अंतर किस बात का है कि हमने देखा कि जिस किसान से हमने ग्राउंड के लिए जमीन लीज पर ली है उसमें किसान पिछले 40-45 वर्षों से केवल रासायनिक खेती करता है, जिसका परिणाम यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ने सभी केचुए, अर्थवर्म मार दिए, सूक्ष्म जीवाणु खत्म कर दिए, धरती पत्थर बन गई, बंजर बन गई। इसका परिणाम है कि इस समय भारत की धरती पानी नहीं पी रही। वर्षा जल जब बरसता है तो ऊपर वाली 6 इंच मिट्टी को बहा करके ले जाता, बाढ़ आ जाती है। और भूमिगत जल को हम ट्यूबवेलों के द्वारा, पंप्स के द्वारा खींच करके निकाल रहे हैं और वर्षा जल धरती माता पी नहीं रही है। इस कारण भूमिगत जल घटता जा रहा है, जमीन बंजर होती जा रही, पत्थर होती जा रही। बंद कर दो इसको भैया, जबकि गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बंद कर दो। आपने देखा ये कार्यक्रम, ये अभी जून की घटना है। अचानक इसके बाद मैं जोधपुर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में बुलाया गया। मैंने वहां साइंटिस्ट के बीच में ये बात कही तो उन्होंने कहा ये तो हालत हमारे यहाँ भी ऐसी है। फिर हमने अलग अलग जगह मैंने काम करवाए सारे देश में। आप भी जितने बैठे ना जो रासायनिक खेती करते हैं, अपने खेत में ड्रिल मशीन करना, ऊपर वाली 1 फीट जमीन तो ठीक मिलेगी क्योंकि उसमें आप हैरो चलाते हैं, हल चलाते हैं। उसके नीचे की जमीन सब इतनी मोटी लेर पत्थर की बन गई है। वो जो यूरिया डीएपी है इसमें भारी मात्रा में नमक है। और आप डीएपी डालते होंगे वो तो 6-6 महीने पड़ा ही रहता, ऊपर पत्थर है, वो पड़ा रहता कि नहीं खेत में? बोलो, पड़ा रहे, वो पत्थर है। वो पानी के साथ कणों में मिलकर के उसने धरती को पत्थर बना दिया है। मेरे किसान भाइयों, आने वाले समय में पीने का पानी, खेती तो बहुत दूर है, पीने का भी पानी आप धरती में नहीं जाने देंगे। ये हाल पूरे देश का बन चुका है। जहां वर्षा होती वहीं बाढ़ आ जाती है। भाई वर्षा तो पहले भी कई कई महीने चलती थी,
हमें पता, छोटे थे हम, कितनी वर्षा होती थी, महीनों वर्षा चलती थी, लेकिन ये बाढ़ का भयंकर रूप इतना नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मिट्टी सारा पानी पीने की क्षमता रखती थी। उसमें केचुआ इतनी बड़ी मात्रा में होता था कि वो छिद्र बना बना करके सारा पानी धरती में जाता था। अब वो सीन भी देखो, ये मेरे खेत का, अगला वीडियो चलाओ भैया। अब अपने खेत से आप इसका किसान भाइयों देखो अभी सीन को। आज मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म पर पहुंचा। आप सब जानते हैं कि पिछले 10-11 जुलाई में ये पिछले उत्तर भारत में भारी बारिश हुई है और कुरुक्षेत्र में भी ये वर्षा पर्याप्त मात्रा में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सभी लोगों के खेत लबालब पानी से भर गए। ऐसी स्थिति में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती के अंदर जो केचुआ है, अर्थवर्म है, ये देखो आप, वो एकदम धरती से बाहर निकला। मुख्यमंत्री जी ये देखो। और जो रास्ते हमने चलने के लिए खेतों के बीच में बनाए हैं, केचुआ, उनके बीच में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में केचुए रेंग रहे हैं, चल रहे हैं। कोई और हमारे एक एक एकड़ में 8-10 लाख तक केचुआ काम करते हैं और ये भूमि में 8-10 फुट तक यूं सीधा छेद बनाते हैं, दूसरे छेद से ऊपर आते हैं, इससे जाते हैं और इससे आते हैं। इसका परिणाम क्या है कि धरती के अंदर जितना भी ये पानी वर्षा का ये है, पानी पी रही धरती, उन छिद्रों के द्वारा ये धरती माँ के पेट में जा रहा है। ये देखो। ये जो दूसरा आप चित्र देख रहे हैं, इसमें पानी में बुलबुले उठ रहे हैं। ये सारा का सारा पानी केचुओं के द्वारा बनाए गए खेतों में छिद्रों में प्रवेश कर रहा है और पड़ोसी खेतों में पानी भरा खड़ा है, उससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। लेकिन हमारे खेत का जितना भी पानी था वो केचुए द्वारा बनाए गए छिद्रों के द्वारा सारा धरती माँ के पेट में चला गया। यह है नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब बंद कर दो इसको भी, इसके लिए बंद कर दो। किसान भाइयों, देखा आपने सीन? अरे कमजोर विद्यार्थियों बोलो। अब मेरे खेत में कितनी भी बारिश होती है, 24 घंटा में पानी सारा धरती माँ के पेट में चला जाता है। और इसका कारण यह है, मेरे एक एक एकड़ में इस समय 10 से 15 लाख केचुआ काम करता है। और ये केचुआ एक काम नहीं करता है, किसान का कितना बड़ा मित्र है। ये जो प्राकृतिक खेती ना मेरे किसान भाइयों, अब आप इसमें कहेंगे यूरिया कहां से पूरा करोगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, ये कहां से पूरा करोगे? अब मैं वही आपको बताता हूं कैसे पूरा होगा। आप में भी मेरे को आदरणीय मंत्री श्री राकेश सिंह जी ने बताया कि मैंने बहुत प्रबुद्ध और बड़े किसान जो हैं, प्रेरणा देने वाले, वो ज्यादा बुलाए। और गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, महाजनो येन गतस पंथा, कि बड़े लोग जो रास्ता अपनाते हैं ना, छोटे लोग उसको देख करके उसके ऊपर चलते हैं। आप जितने भाई बंधु यहां पर हैं, आप बहुत समाज के जिम्मेदार किसान भाई हैं। आप इस विषय को समझो, जानो, और आप बहुत बड़ा कल्याण मानवता और प्राणी जगत का और इस पर्यावरण का कर पाएंगे। मैं जो निवेदन करता हूं, ये जो प्राकृतिक खेती ना, जो मंत्री जी ने बताया था कि प्राकृतिक खेती क्या है, उन्होंने बहुत अच्छा बोला था। मैं बोलता हूं उसको। आप जंगल में जाते हो, सैकड़ों तरह के पेड़ हैं, बताओ वहां यूरिया कौन देता है? डीएपी कौन देता है? जंतुनाशक कौन डालता है? गोबर की खाद कौन देता है? पानी कौन देता? कोई भी नहीं देता। और
जब फल का समय आता तो जंगल का पेड़ फल से लद जाता है। जंगल के पेड़ के किसी भी पत्ते को तोड़ो, आप प्रयोगशाला में ले जाओ, उसमें एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं। फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन सब कुछ उसमें है। जब प्रकृति सब कुछ वहां पूरा करती तो मेरे खेत में क्यों नहीं करेगी? जो नियम जंगल में काम करे वही हमारे खेत में काम करे। इसका नाम प्राकृतिक खेती है। मैं और आप छेड़खानी बंद कर दें, अपने आप ये सिस्टम, इकोसिस्टम खड़ा हो जाएगा। ये नेचर का नियम है। आपको जानकारी होनी चाहिए, जब ये बादल गरजता है ना आकाश में, एक बार बिजली कड़कती है, हजारों टन यूरिया आकाश में पैदा होता, हजारों टन एक बार की कड़क से। और वर्षा के साथ वो यूरिया धरती पर गिरता। इसलिए जब वर्षा आती है, एक ही बारिश में खेती की रंगत बदल जाती है। आया ना? एकदम बदल जाती 3 दिन में। तो भगवान ही अपना यूरिया देता है। अगली बात, फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर आदि पदार्थ। अब समझना, ये बड़ा गहरा, लेकिन मजा आएगा आपको इसको समझना। आप ये जो धरती मां है ना, इसमें परमात्मा ने सारे पोषक तत्व दिए हुए हैं। लेकिन धरती में ये पोषक तत्व जड़वत हैं। ये अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनते। इन तत्वों को तोड़ करके भोजन बनाने का काम करते हैं सूक्ष्म जीवाणु। ये केचुआ, मित्र कीट, वो ये काम करते हैं। जब भोजन को बनाने वाले ही आपने मार दिए तो पौधे को भोजन कौन देगा? एक बहुत मोटा उदाहरण मैं देता हूं। आप सबके घर में रसोई है कि नहीं? या यूं ही चल रहा काम है ना? देखो, आपके रसोई में भोजन बनाने का सारा सामान है। आपके पास में सब्जी है, दालें हैं, घी है, आटा है, चावल है, गैस है, सब कुछ है भोजन बनाने का सामान। लेकिन भोजन बनाने वाला मां बहन कुक ना हो तो भोजन बन के अपने आप बाहर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना। सामान तो सारा है, लेकिन भोजन बनाने वाला नहीं तो भोजन नहीं बनेगा। ऐसे ही किसान भाइयों, परमात्मा पूर्ण है, उसकी सृष्टि भी पूर्ण है। इस धरती माता में सारे पोषक तत्व हैं। पौधे का भोजन बनाने वाली सारी सामग्री है, लेकिन वो सामग्री जड़वत है। जैसे आपके रसोई में सामान तो है, वो जड़वत है। उस सामान से भोजन बनाने का काम कुक करता है, रसोईया करता है। वैसे ही खेत में पौधे का इन तत्वों से भोजन बनाने का काम सूक्ष्म जीवाणु, केचुआ और मित्र कीट करते हैं। समझ में आ गई बात? नहीं आई? जितने सूक्ष्म जीवाणु बढ़ेंगे, जितना केचुआ ज्यादा होगा, जितना मित्र कीट ज्यादा होंगे, उतनी आपकी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता जाएगा। जंगल में यही तो नियम काम करता है। वहां ना आप ट्रैक्टर चलाने जाते, ना पानी देने जाते, ना यूरिया डीएपी डालने जाते। वहां यही नियम प्रकृति काम करती है। और वहां की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2.5-3% है। हमारी धरती का भी ऑर्गेनिक कार्बन ऐसा ही था, लेकिन यूरिया डीएपी ने उस ऑर्गेनिक कार्बन